हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। बोर्ड 2021 के लिए आज हम लोग अमेंडा पोम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है जिसमें हो सकता है बहुत से बच्चे अपने आप को कोरिलेट करते हो कि शायद हमारे ही मन की बात इस पोम में बताई जा रही है। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्श्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ब्रैकेट्स में है ये। इसमें अमेंडा जो है वो ये कह रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ। अनाथ होता है जिसके माँ बाप नहीं होते, कि मैं ऐसे ही गलियों में घूम रही हूँ और वहां जो मिट्टी पड़ी है उस पर मैं अपने पैरों से निशान बना रही हूँ। साइलेंस जो है मुझे गोल्डन की तरह लग रही है और फ्रीडम जो है वो बहुत मीठी लग रही है, मतलब ऐसे आजाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द टोन ऑफ द गिवन लाइन्स इज, जो ऊपर हमने लाइन्स पढ़ी हैं उनकी टोन कैसी है? एनालिटिकल, डिस्पेयरिंग, पीसफुल, नर्वस। पीसफुल, क्योंकि वहां पर वो उस आजादी में बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव कर रही है। Read the statements A and B given below and choose the option that correctly evaluates these statements. दो स्टेटमेंट हमें दी गई हैं, इनको पढ़ के हमें बताना है इसमें से कौन सी ट्रू है, फॉल्स है या कौन सी हम इन्फर नहीं कर सकते। स्टेटमेंट ए, द फिगर आई imagines a less than realistic view of being an orphan. ऊपर जो भी आई है वो ऑर्फन होने का एक रियलिस्टिक व्यू महसूस नहीं कर पा रहा। सेकेंड है, द फिगर आई डज नॉट लाइक द स्पीकर। फिगर आई जो है वो स्पीकर को पसंद नहीं करता या नहीं करती। तो स्टेटमेंट ए जो है वो ट्रू है, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्फन होने का मतलब ये समझ रही है कि मुझे आजादी मिल गई, मैं कभी भी कुछ भी करूं। वो उसके फुल फ्लेज मीनिंग को नहीं समझ पा रही है। तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट ए जो है वो ट्रू है और बी के बारे में हमें पोम में ठीक से नहीं पता लग पाया कि वो स्पीकर को पसंद करती है या नहीं करती है, तो इसलिए हम इसमें लेंगे A is true, B cannot be clearly inferred from the extract. The golden silence is contrasted with. Golden silence को किस चीज से कंट्रास्ट किया गया है? Chaos of the street, स्ट्रीट गलियों में जो शोर शराबा है। Constant instructions received, लगातार उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती थी, ये काम खत्म करो, सीधी खड़ी हो, ऐसे करो वैसे करो। Sweetness of freedom, hushed bare feet, तो यहाँ पर जो गोल्डन साइलेंस है उसको कंट्रास्ट किया है कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिसीव से, क्योंकि वो ये चाह रही थी कि जो मुझे ये सारा टाइम इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं अपने पेरेंट्स से, वो ना मिले। मैं एक ऐसी सुखमयी, एक ऐसी जिंदगी जीऊं जहां पर कोई मुझे बार बार टोकने वाला ना हो। The rhyme scheme AAA in the above extract is followed in all other stanzas of the poem that are written in parenthesis, that is bracket. Why? Read the reasons given below and choose the option that lists the most accurate reasoning. हमारे अगर आप लोगों ने पोएम पढ़ी होगी तो उसमें जितने भी स्टैंजा हैं, ऊपर कुछ लाइंस दी गई हैं, उसके बाद नीचे ब्रैकेट्स में हमें 3 या 4 लाइन दी गई हैं और उनकी सबकी राइमिंग स्कीम जो है वो ए है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि सब में राइमिंग स्कीम सेम होने का और उसको ब्रैकेट में रखने का क्या मतलब है? इट शोज द सिंप्लिसिटी ऑफ द चाइल्ड्स थॉट्स, इट रिफ्लेक्ट्स द हार्मनी एंड रिदम ऑफ द चाइल्ड्स इनर वर्ल्ड, इट मिरर्स द चाइल्ड्स एक्सप्रेशन, इट हाईलाइट्स द पोएट्स एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। क्या ये बच्चे की सोच की सादगी को बता रहा है, सिंप्लिसिटी, या फिर हार्मनी और रिदम बता रहा है जो बच्चे के मन में है? तो उन सारी की सारी थॉट्स में वो ये इमेजिन कर रही है कि मैं एक अकेली जगह पर हूँ, कोई मुझे टोके नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी सारी की सारी थॉट्स में एक ही बात है, हार्मनी है, एक रिदम है। तो हमारा सेकंड वाला करेक्ट होना चाहिए। और एक बच्चे के मन को एक शीशे की तरह वो दर्शा रही हैं बातें, तो इसलिए सेकंड और थर्ड जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि सी। पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द यूसेज ऑफ द वर्ड पैटर्न एज इन द एक्सट्रैक्ट अबव। ऊपर जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसमें ये बताया गया था कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्श्ड बेयर फीट, कि मैं अपने शांत पैरों से बिना आवाज किए जो वहां पर रेत है उसमें पैटर्न बना रही हूं, यानी कि उसको वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो उसी सेंस में हमें देखना है कौन से सेंटेंसेस में इसको यूज किया जा रहा है। दैट इज अ लवली पैटर्न फॉर वॉलपेपर। वॉलपेपर के लिए वाला पैटर्न बहुत अच्छा है, ये यहाँ पर एक नाउन है। ही डिसाइडेड टू वेयर अ पैटर्न्ड शर्ट टू द पार्टी, उसने एक पैटर्न्ड शर्ट पार्टी में पहनने के लिए निकाली। तो ये एडजेक्टिव है कि शर्ट कैसी थी, पैटर्न्ड। पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ पैटर्न मेकिंग, ये भी नाउन है। शी पैटर्न्ड हर हेयर आफ्टर हर फेवरेट सेलिब्रिटी, उसने अपनी सेलिब्रिटी को देखा और जैसे उसके बाल थे उसी तरीके के बाल उसने अपने करवा लिए। तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह हमारा डी में यूज हो रहा है।
जनरली हमारे एमसीक्यूज में 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, अमांडा में थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोगों को, इसमें 8 क्वेश्चन है एमसीक्यू ए में। फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, विच ऑप्शन कंप्लीट्स द पॉपुलर एडिज गिवन बिलो डैश साइलेंस इज गोल्ड। कौन सी कहावत है ये जिसमें साइलेंस इज गोल्ड ऐसे आता है, इसको नीचे से पूरा कीजिए। प्रेशियस आर वर्ड्स फॉर, स्पीच इज सिल्वर, सिल्वर इज द टंग, आइडियाज में बी प्रेशियस बट डैश। तो यहाँ पर हम लेंगे स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। कि बोलना जो है, स्पीच जो है वो सिल्वर के समान है, चांदी के समान है, लेकिन चुप रहना जो है वो सोने के समान है। सोना चांदी से महंगा होता है, यानी कि उसकी ज्यादा वैल्यू है, साइलेंस की ज्यादा वैल्यू है। क्वेश्चन 7 को थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा डिफरेंट है। A transferred epithet is a literary device where the modifier or epithet is transferred from the noun it is meant to describe to another noun in the sentence. Based on the given definitions of transferred epithet, choose the option that lists an example of a transferred epithet. इसके लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। ये एक तरीके का ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो जिस मेन नाउन को डिस्क्राइब करना चाहता है उसकी बजाय वो किसी दूसरे नाउन को चूज कर लेता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आर्यन सॉ सैड क्लाउड्स, या फिर सारा हैड एन अनहैप्पी मैरिज। अब इसमें क्लाउड्स सैड नहीं हो सकते और मैरिज जो है वो फील नहीं कर सकती कि वो हैप्पी है या अनहैप्पी है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से जो हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे हश्ड बेयर फीट, कि उसने अपने क्वाइट पैरों से वहां पर पैटर्न बनाए थे। तो पैर जो है वो अपने आप में क्वाइट नहीं हो सकते, इसलिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। सॉफ्ट डस्ट, डस्ट की क्वालिटी है सॉफ्ट, इसलिए वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता। इसी तरीके से फ्रीडम स्वीट और साइलेंस इज गोल्डन, ये सब मेटाफॉर्स हैं। तो इसका सही जवाब है हश्ड बेयर फीट। Which image corresponds to what Amanda is doing in this extract? ये आप क्लियरली बता सकते हैं ऑप्शन बी कि वो सोच रही है, डे ड्रीमिंग कर रही है। सेकेंड एमसीक्यू, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा को कहा जा रहा है कि अपने नेल्स को बाइट मत करो और इस तरीके से शोल्डर्स झुका कर मत चलो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस तरीके से ढीली ढीली क्यों हो, स्ट्रेट रहो बिल्कुल। The purpose of the speaker's word in the given extract, ऊपर जो एक्सट्रैक्ट में स्पीकर बोल रहे हैं उनका क्या मकसद है ये सब बातें बोलने का, उनका मकसद है इम्प्रूव द लिसनर्स पोस्चर एंड हैबिट, उनकी आदतें और उनके उठने बैठने का तरीका जो है उसको सही करना। पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द इमेज विच करेक्टली करेस्पॉन्ड्स टू द स्पीकर्स मूड इन द एक्सट्रैक्ट। जो पेरेंट हैं कि उनका मूड उस टाइम किस टाइप का होगा, कौन से इमोजी से हम बता सकते हैं, तो ये आप लोग बड़ी क्लियरली गेस कर सकते हैं। इमेज 3, alliteration is a literary device used in the extract. Which of the following options does not include examples of this literary device? इनमें से किन में alliteration यूज नहीं हो रहा ये हमें बताना है। The moon and the shimmering stars watched over us, यहाँ दोनों में एस एस है, शिमरिंग और स्टार्स में, लेकिन शिमरिंग की साउंड और स्टार की साउंड सुनिए, स्टार में स है और शिमरिंग में श है, तो शायद यही हमारा सही जवाब होगा। विद द चार्मिंग चैट कैथरीन चोज कंफर्ट, अवे रैन द पैथेटिक पूच पाउटिंग लाइक अ प्रिंसेस, इनमें हमारा पी पी हमारा रिपीट हो रहा है। डी डी वॉज ड्राइविंग डाउन डे आफ्टर डे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि इसमें एलिट्रेशन हमारा यूज नहीं हो रहा। What does the repetition of Amanda at the end of each line reflect? हर लाइन के एंड में अमेंडा वर्ड बोलने का क्या मतलब है? It describes who the speaker is talking to. ये बता रहा है कि स्पीकर किससे बात कर रहा है। It represents the absent-mindedness of the listener. ये बता रहा है कि लिसनर जो है बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड है, वो बोलने वाले की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। It shows the frustration of the speaker. It helps create a rhyme scheme. It shows the frustration of the speaker. स्पीकर जो है वो बड़ा ही फ्रस्ट्रेट हो गया है कि ये मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। जब हम किसी को गुस्सा करते हैं और वो नहीं सुनता तो हम बार बार उसका नाम लेकर पुकारते हैं कि शायद वो अब मेरी बात सुन ले। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स द फॉलोइंग। स्लाउचिंग, स्ट्रेट। स्लाउचिंग और स्ट्रेट जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो, और वो ऑप्शन है लेजी एंड अजाइल। लेजी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं सुस्त, अजाइल होता है फुर्तीला, जैसे मंकी। द मंकी क्लाइंब द ब्रांचेस इन एन अजाइल मैनर। एमसीक्यूज हमारे हो गए हैं, अब हम लोग 2 मार्कर्स पर आ गए हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिखा गया है।
Would you call Amanda a disrespectful child? Yes, we can call Amanda a disrespectful child. She does not respond to her parents' repeated instructions. She does not even look towards her mother when she is yelling at her. She is lost in her world of imagination. वो अपनी ही दुनिया में ऐसी खोई हुई है कि वो अपने पेरेंट की बात को नहीं सुन रही है, इवन उनकी तरफ एक बार भी उसने देखा भी नहीं है कि वो क्या कहना चाह रही हैं. What kind of an image does languid emerald sea evoke? ये जो वहां पर वर्ड्स यूज किए गए हैं, इनसे आप क्या विजुअलाइज करते हैं, किस तरीके के समुद्र के बारे में वो बात कर रहे हैं. लैंग्विड का मतलब होता है पीसफुल या रिलैक्स्ड, और एमरल्ड जो होता है वो एक तरीके का ग्रीन कलर का स्टोन होता है. तो सी वाटर आप लोगों ने शायद टीवी में देखा होगा, वो उसको दिखाते हैं कि कैसे ग्रीन कलर का है. तो ऐसे ही सी के बारे में वो सोच रही है. इट इवोक्स द इमेज ऑफ अ काम एंड ग्रीन सी. एक शांत सा, ऐसा नहीं है कि उसमें तूफान आया हुआ है, लहरें उठ रही हैं. लैंग्विड मीन्स काम. The word languid means relaxed, which points towards silent water. Emerald is a green colored gemstone that refers to the green color of sea water. तो वो ऐसा इमेजिन करिए, यहाँ पर एक शांत सा, सुंदर सा, साफ सुथरा पानी वाला समुद्र है, जिसमें कि मैं एक मरमेड की तरह लेटी हुई हूँ और आराम से बह रही हूँ, कोई मुझे टोक नहीं रहा. What does the line "Never let down my bright hair" tell us about Amanda? अमेंडा जब पोम में ये बोलती है कि मैं तो अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी, तो इससे आपको क्या पता लगता है? आप लोगों ने रेपुंजल की स्टोरी सुनी होगी. रेपुंजल जो है वो एक ऐसे टावर में रहती थी जिसमें कोई सीढ़ियां नहीं थी, और वहां पर सिर्फ वो अपनी चोटी लटकाती थी, जिससे कि विच ऊपर आ जाती थी, और एक बार एक प्रिंस भी ऊपर आ गया था. तो अमेंडा ये अपने आप को रेपुंजल से कंपेयर कर रही है, इमेजिन कर रही है, और वो ये कह रही है कि मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऊपर आए यहाँ पर और मुझे डिस्टर्ब करे. It tells us that Amanda does not want anybody to come up and spoil the silence in any way. She is fed up with the chaos and constant nagging, लगातार टोका टाकी, in her life and wants to live alone. The reader sympathizes with the speaker in the poem. Support this opinion with a reason. पोम के स्पीकर कौन है? अमेंडा के पेरेंट. हमें नहीं बताया गया कि मदर है या फादर है, हम खाली ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो उसकी मदर होंगी. तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें स्पीकर के साथ थोड़ी सिंपथी होती है. ऐसा क्यों है? द स्पीकर probably her mother is worried about her posture, skin and school homework, but Amanda gives her a deaf ear which makes the reader sympathizes with the speaker. वो उसकी बात को बिल्कुल अनसुना कर देती है. She gives her a deaf ear. इसलिए हमें उनके साथ सिंपथी होती है. What do you think is the significance of the exclamation mark in the title of the poem Amanda? पोम के टाइटल में अमेंडा के साथ एक एक्सक्लामेशन मार्क दिया हुआ है, उसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है? An exclamation mark is used to show sudden happiness, sadness or anger. This mark is used with the word Amanda in the poem to display the anger of the speaker who is not replied to even after repeated calling. कि अमेंडा जो है वो किसी की बात को सुन ही नहीं रही है, इसलिए वहां पर वो एक्सक्लामेशन मार्क दिया गया है. चलिए 40 to 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस करते हैं. How would you characterize the speaker in the poem Amanda? List any two qualities supporting the reason for your choice with evidence from the poem. जो भी है पेरेंट, उनकी हमें दो क्वालिटीज बतानी है, और आपने ये क्वालिटी क्यों बताई उसका रीजन भी बताना है. द स्पीकर इज अ परफेक्शनिस्ट एंड अ नैगिंग मदर. She wants her child to learn social etiquettes and present herself in a socially acceptable manner. वो एक परफेक्शनिस्ट है, हर चीज सही होनी चाहिए, कमरा एकदम साफ सुथरा, जब चले तो एकदम स्ट्रेट, कपड़े साफ सुथरे, नेल्स बाइटिंग नहीं करनी है, इस तरीके से. वो ऐसा क्यों चाहती है कि हमने ऐसा क्यों कहा कि वो एक परफेक्शनिस्ट या नैगिंग मदर है? क्योंकि वो ये चाहती है कि उसका बच्चा सभी सोशल एटिकेट्स, सोशल मैनर्स अच्छे से सीखे, और जब भी वो सोसाइटी में निकले तो सब लोग कहें कि ये बड़ा ही अच्छा, बहुत गुड मैनर्स वाला बच्चा है. She stops Amanda from eating chocolates for the fear of pimples. At the same time, she is afraid of how society would react to know that the mother is constantly nagging her child. वो परफेक्शनिस्ट है, लेकिन साथ के साथ उसे इस बात का भी डर है कि मैं बार बार इसको टोक रही हूँ, पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ इसको सारा दिन टोकती रहती है. बट one should know how to strike a balance between maintaining responsibilities and taking good care. ठीक है, उसकी माँ परफेक्शनिस्ट है, वो उसकी ड्यूटी है अपने बच्चे को अच्छी आदतें सिखाना, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए कि कितना टोकना है, कितना समझाना है. उम्र के साथ बच्चा बहुत सी चीजें अपने आप सीख जाता है. Amanda is alone, but not lonely in the world she envisions. Justify the statement with reference to anyone
image she pictures in her mind. अब देखिए इन क्वेश्चंस की क्या खासियत है, इनमें आप लोगों से ये नहीं पूछा जा रहा है कि हु इज आई इन द पोम, हु इज ही इन द पोम, व्हाट इज ही डूइंग, इस तरीके से। यहाँ पे देखा जा रहा है आपकी बेसिक इंग्लिश नॉलेज को। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अमांडा जो है वो अलोन है लेकिन लोनली नहीं है, तो आपको अलोन और लोनली में डिफरेंस पता होना चाहिए। अलोन मीन्स होता है आदमी अकेला रहना चाहता है, लोनली होता है जब इंसान अकेला रह गया, उसका मन उदास है। तो इसमें डिफरेंस हमें बताना है, जो वो इमेजिन कर रही है उसमें से किसी एक एग्जाम्पल को लेकर। She wants to live alone and away from her parents' do's and don'ts. She imagines herself as a mermaid who is drifting happily in the sea. She envisions herself enjoying her solitude, whereas a lonely person feels sad and upset. वो अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रही है, वो अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रही है, वो वहां पर अलोन है। लोनली पर्सन जो होता है वो हमेशा सैड और अपसेट होता है। तो ये हमने डिफरेंस बताया। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट शी वांट्स टू लिव अलोन एंड नॉट लोनली। ये इमेज वाला एक और क्वेश्चन आ गया। दिस इज कैल्विन, अ कैरेक्टर फ्रॉम अ कॉमिक स्ट्रिप क्रिएटेड बाय बिल वॉटरसन। डू यू थिंक दिस माइट बी समथिंग अमांडा वुड से? व्हाई और व्हाई नॉट? इमेज में ये बॉय कह रहा है, इट इज नॉट डिनायल, आई एम जस्ट वेरी सिलेक्टिव अबाउट द रियलिटी आई एक्सेप्ट। मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज के लिए कि मैं कमरा साफ नहीं करूंगा या मैं ये चीज आपके तरीके से नहीं करूंगा, लेकिन मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, बहुत चूजी हूँ, और मैं उन्हीं चीजों को चुनूंगा जो मुझे ठीक लग रही हैं। तो क्या आपको लगता है अमेंडा भी ऐसा कुछ कह सकती है? यस, शी कैन से दिस बिकॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टैंजास show up that she is selective about her life. She is not denying things, but she wants to choose things as per her wish. Like most teenagers, she does not want to receive instructions for her routine work. वो ये नहीं चाहती है कि रूटीन वर्क के लिए मुझे सारा दिन इंस्ट्रक्शंस मिले, कि मुझे सारा दिन होमवर्क करना ही है डेली, तो मैं अपने हिसाब से करूंगी। मेरा मन करेगा तो मैं 6 बजे करूंगी, मेरा मन करेगा तो मैं 11 बजे करूंगी, कि आप मुझे सारा दिन मत बोलो। 5 मार्कर क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन, look at the given image of a book cover. If the author Jason Kotecki were to ask a grown-up Amanda to help with his book by writing one of the 8 secrets based on her experiences, what might she share? Elaborate based on your understanding of the poem. इस क्वेश्चन में हमें एक बुक कवर दिखाया गया है, एस्केप अडल्टहुड, 8 सीक्रेट्स फ्रॉम चाइल्डहुड फ्रॉम द स्ट्रेस्ड आउट ग्रोन अप। तो अगर जो ऑथर हैं वो अमेंडा से पूछते कि तुम भी अपना एक सीक्रेट यहाँ पर शेयर करो कि किस तरीके से तुम्हारा चाइल्डहुड जो है वो बड़ा स्ट्रेस्ड था, जब तक तुम बड़ी हुई हो तो तुमने क्या क्या झेला है अपनी जिंदगी में, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या कहेगी? Amanda would say that she had gone through a distressing childhood. In words of Amanda, my mother always expected a perfect behavior from me. I never denied completely my daily tasks, but mother wanted me to perform everything as per her will and time. कि मेरी माँ ये चाहती थी कि बस उनके हिसाब से काम करूं, कि 6 बजे कह रही हैं तो 6 बजे काम करो, 7 बजे सो, 8 बजे जागो, जो भी वो कह रही हैं, पर मैं ऐसे नहीं करना चाहती थी। My mom never understood that I wanted to enjoy my life in solitude. I wanted to enjoy making patterns in sand, but she was worried about people in society. मैं तो रेत में खेलना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा इस चीज से चिंतित रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। I did not like to keep everything well tucked and inside the cupboards. मुझे नहीं पसंद कि मैं सारा दिन सारा सामान अलमारियों के अंदर रखूं। बार बार मुझे किताबें निकालनी पड़ती हैं, वो मुझे सारा दिन चाहिए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरे आसपास ही फैली रहें। Why I was not allowed to keep my things handy in my room? Why was my mom always tensed about my homework? वो उन्हें हमेशा मेरे होमवर्क की चिंता क्यों रहती थी? I was so fed up with all these repeated naggings that I wanted to live alone as an orphan. मैं इतनी तंग आ चुकी थी इन सब से कि मैं ये चाहती थी कि हे भगवान, काश मैं एक अनाथ होती, कि मतलब मेरे माँ बाप होते ही ना। I thought even the orphans would have been living a better life than me. I wanted to enjoy that phase of my life, but I was not allowed. And now my childhood has passed. मैं ये सब एंजॉय करना चाहती थी अपनी लाइफ में, अपना अकेलापन, अपनी फ्रीडम, लेकिन अब मेरा चाइल्डहुड बीत गया, अब मैं उन चीजों को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि मेरा चाइल्डहुड जो है वो बड़ी ही परेशानियों से बीता है। Read the quote given below carefully. Based on your understanding of the poem, explain how and why this quote can be applied to the poem. Quote देखते हैं। All grown-ups were once children, but only a few of them remember it. कोट कह रहा है कि जो भी आज के बड़े हैं वो कभी ना कभी बच्चे ही थे, लेकिन बहुत ही कम लोग ये याद रखते हैं, वो भूल जाते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं।
तो हमें यहाँ पर पोम के रेफरेंस में डिस्क्राइब करना है कि इस कोट को हम किस तरीके से पोम के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। All grown-ups were once children, but only a few of them remember it. Poem Amanda wants to give the same message to all the parents. There is a wide gap between the behavior of adults and children. बच्चे हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बच्चों के और adults के behavior में बहुत बड़ा gap है. Parents set limitations on children's thoughts and behavior. They want their children to behave in a socially acceptable manner rather than what gives pleasure to the child. बच्चों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनके माँ बाप उनसे ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं जो कि समाज को अच्छा लगे, ना कि अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बच्चों को जो पसंद है उन्हें वो काम करने नहीं दिया जाता। Adults want to decide children's clothes, toys, profession and even life partner. बड़े चाहते हैं कि मेरे हिसाब के कपड़े मेरा बच्चा पहने, उसी हिसाब के खिलौनों से खेले, जो मैं लाइन उसके लिए चूज करूं, प्रोफेशन वो उसको चूज करे, और तो और कि वो उसके ऊपर उसके लाइफ पार्टनर के लिए भी अपनी मनपसंद थोपते हैं। In this race of social show-off, they forget that every child has his own likes and dislikes. इस सामाजिक दिखावे की दौड़ में वो भूल जाते हैं कि उनके बच्चे को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। No doubt, adults want to instill good values into their children, but not at the cost of children's happiness. आप उनके अंदर अच्छी आदतें डालना चाहते हैं, लेकिन वो आदतें सिखाते सिखाते अगर बच्चे की खुशी ही चली जाए तो उसका क्या फायदा। They should know how to strike a balance between maintaining responsibilities and taking good care. They must examine their narrow-mindedness and see the world through their child's eyes. उनकी जो छोटी सोच है, narrow-mindedness, उसको उन्हें एग्जामिन करने की जरूरत है और दुनिया को अपने बच्चे की आंखों से देखो। बच्चे को जो पसंद है उसे वो करने दो। What advice might Chatterbox and Frank have for the quietly imaginative Amanda? Present this as a conversation between the two. You may begin this way. अब यहाँ पर फिर से हमें एक डायलॉग राइटिंग दे दी है यहाँ पे अमांडा और एन फ्रैंक के बीच में कि एन फ्रैंक जो है वो एक चैटरबॉक्स थी, बहुत ज्यादा बोलती थी। अमांडा जो है वो एक इमेजिनेटिव गर्ल है, वो सारा टाइम सोचे जा रही है, डे ड्रीमिंग कर रही है। तो उन दोनों के बीच में किस तरीके की बातचीत होगी, बातचीत कैसे शुरू करनी है वो भी हमें दिया गया है। एन बोल रही, गॉश यू डू रन ऑफ इनटू सम स्ट्रेंज वर्ल्ड्स डोंट यू, बड़े तुम अजीबोगरीब सी दुनियाओं में खो जाती हो। अमांडा नॉड्स, मतलब गर्दन हिलाकर जवाब देना। आगे की कॉन्वर्सेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। Colin Wilson, an English author, said, "Your imagination should be used not to escape reality but to create it." Colin Wilson एक इंग्लिश ऑथर ने कहा है कि आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करके रियलिटी से भाग नहीं सकते, सच्चाई से भाग नहीं सकते, उसको बदलने की कोशिश करो, उसको बनाने की कोशिश करो। Compare and contrast Wanda and Amanda in the light of this author's opinion. तो इस ओपिनियन के बेसिस पर अमांडा और वांडा की सोच को आपको यहाँ कंपेयर करना है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द पोम अमांडा, आपको ये सेंटेंस याद है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ, हम एनालिटिकल पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो वही चीज हम यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे शुरू करके कि अमांडा पोम से ये बड़ा क्लियरली हमें पता लग रहा है दैट द गर्ल इज फेड अप विद द कॉन्टिन्यूअस नेगिंग बाय हर पेरेंट. Instead of facing the situation, she wants to avoid reality and get riddance by hiding in the imaginary world of mermaids and fairy tales. वो सच्चाई का सामना नहीं कर रही है, बल्कि वो उससे छुटकारा पाना चाहती है अपनी एक सपनों की दुनिया जिसमें मरमेड्स हैं और फेरी टेल्स में, उनमें जाकर. On the contrary, Wanda Petronsky faced discrimination boldly. She used her imagination not to escape reality but to create it. She won everyone's heart by displaying her talent. उसने अपनी इमेजिनेशन को ड्रेसेस बनाकर उसमें दिखाया और जिससे सबका दिल जीत लिया उसने. Her peers ridiculed her unusual name and shabby dress, but with the power of her imagination, she not only won the drawing competition, but children's appreciation too. We should try to understand from these two references that we cannot escape reality. We have to face and reshape it. उसका सामना करो, अगर वो गलत है तो उसको बदलने की कोशिश करो. तो यहाँ पर अमांडा के भी हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी इस सब को प्रैक्टिस कीजिए. गुड बाय.